मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बना लेना। मैं समंदर हूँ, वापस लौट कर जरूर आऊंगा। ये शब्द जानते हैं किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे महाराष्ट्र विधानसभा में आज से ठीक 5 साल पहले 1 दिसंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस यानी देवा भाऊ। आज सियासी तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पे एक सुनामी की तरह जीत को दर्ज किया है। 288 सीटों की विधानसभा में 230 सीटें लाई हैं बीजेपी ने। उसमें 130 बीजेपी की हैं और नहीं, 132 बीजेपी की हैं, 57 शिवसेना की हैं और 41 एनसीपी की हैं। तो चूंकि महायुति में गठबंधन की सरकार थी, शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब बीजेपी का पलड़ा भारी है और बीजेपी के पास 132 सीटें हैं। लिहाजा बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र में, ये तय हो चुका है 5 साल के लिए। किसी तरह का कोई उसमें इफ एंड बट नहीं है। नाम पर भी 99% मोहर लग चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ है। उसके पीछे विपक्ष बेशक ये कह रहा हो कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी जो है सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, सीएम का फेस सामने नहीं ला रही है। इसके पीछे अंदर खाने कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन ये बीजेपी के लिए बड़ा आम है और बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है। आपसे जितनी भी प्रदेश की जो सरकारें हैं आपने देखी होंगी, तो जब जब पूर्ण बहुमत से भी सरकारें आई तो उसने वहाँ पे सीएम बनाने के लिए या पूरे मंत्रिमंडल को के गठन को लेकर के उसने काफ़ी वक्त लिया। और उसके पीछे ये माना जाता है कि बीजेपी जहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है तो उसके पीछे फिर वो थॉट प्रोसेस भी उतनी ही तगड़ी करती है कि भाई किन इलाकों से मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री होगा तो वो सर्वमान्य होगा कि नहीं होगा, इसके क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे, आने वाले समय में उसकी क्या सियासी समीकरण बनेंगे, 5 साल के लिए कैसा क्या होगा। ये तमाम जो बातें होती हैं उस पर ये बहुत मंथन करती है बीजेपी, और इसीलिए वो बहुत स्ट्रेटजी में बाकी के विपक्ष से आगे है। हड़बड़ाहट वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाए या बिल्कुल भी नहीं माना जाए कि बीजेपी में किसी बात को लेकर के उहापोह है या देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर के कोई अभी कुछ वो है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस क्यों, ये आज का मुद्दा है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस का नाम ही क्यों। क्या बीजेपी मध्य प्रदेश की तरह, क्या बीजेपी राजस्थान की तरह किसी नए चेहरे पे दांव लगा सकती थी? लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस में कुछ खासियत है। मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से आते हैं, नागपुर के रहने वाले हैं और उनके नाम का रिकॉर्ड है। पहला तो जो राजनीति है उनको विरासत में मिली है। उनके पिता खुद संघ और जनसंघ से जुड़े हुए थे, वो विधान परिषद के सदस्य भी रहे, लेकिन 17 साल की उम्र में उनके पिता चले गए और उसके बाद से पूरे परिवार की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आ गई। देवेंद्र फडणवीस जो हैं लॉ ग्रेजुएट है और उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और जर्मनी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की है। ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर एक विजनरी व्यक्ति ही सत्ता के शिखर पर रहने के बाद अच्छा काम कर सकता है। तो ये विजनरी देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस पहली बार
जब मुख्यमंत्री बने 2014 में, उसके बाद वो पूरे 5 साल रहे। उस दौरान और जो महायुति की जो गठबंधन की सरकार बनी, अभी जब शिंदे थे तो उसमें वो डिप्टी सीएम रहे, और ये मिला दें तो 2.5 साल, मतलब कुल 7.5 साल के कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस के नाम पे जो विकास कार्यों को करने वाली जो बात है, जो विदर्भ का जो विकास किया या महाराष्ट्र का जो विकास किया, उसमें उनको जो जानने और मानने वाले लोग कहते हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि नागपुर से गडकरी भी आते हैं और गडकरी भी विकास और प्रोडक्टिव राजनीति में उनका भी बड़ा नाम है। सड़कों को लेकर के जब भी बात आती है तो गडकरी का नाम सामने आता है। आज देश दुनिया में जितने भी हाईवेज हैं और जिस तरीके की आपको देखते हैं, उसमें गडकरी का बड़ा योगदान है। जिस तरीके से उन्होंने बड़ी तेजी से अपना उस सड़क संरचना को मजबूती दी है। गडकरी को अलग रखते हैं, बात हम फडणवीस की कर रहे थे। तो फडणवीस गडकरी टीम का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने गडकरी से बहुत सीखा है। चूंकि नागपुर में संघ का भी हेडक्वार्टर है, पिता इनके जो फडणवीस के पिता थे वो संघ के थे, जनसंघ से भी नाता रहा। तो संघ और बीजेपी दोनों के गोल्डन बॉय के तौर पर फडणवीस को जाना जाता है। मीन्स कि इस बार जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसमें संघ ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया और इसकी वजह स्वयं फडणवीस हैं। आपको बता दूं कि वो डिप्टी सीएम तो थे, वो बनना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो बीजेपी के अध्यक्ष बने और ग्राउंड लेवल पर बीजेपी को महाराष्ट्र में मजबूत करें और फिर इस विधानसभा जो अभी हुई इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। लेकिन आलाकमान, जो दिल्ली से आलाकमान है, उनका अलग कुछ रहा होगा, तो उन्होंने उनको डिप्टी सीएम का पद दिया और बावजूद इसके उन्होंने कड़ी मेहनत की। मतलब जो देवेंद्र फडणवीस ने इस चुनाव में, मतलब जो ये वाला जो गया महाराष्ट्र का, इसमें 16 दिन में उन्होंने 54 जनसभाएं की थी। 54 जनसभाओं में उन्होंने 148 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और 148 प्रत्याशियों में से 132 प्रत्याशी उनके जीते। इसको हम यदि पॉलिटिकल भाषा में कहें तो जो स्ट्राइक रेट था उनका 89% स्ट्राइक रेट, मतलब जहां गए, जिसके लिए चुनाव प्रचार किया, वो व्यक्ति जीता। ये बड़ी बात है। जैसा मोदी के लिए कहा जाता है, जैसा योगी के लिए कहा जाता है। और अमूमन सियासत में जब भी चुनाव होते हैं तो पार्टियां जो होती स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकालती, उसमें जो सबसे मजबूत चेहरे होते हैं, जिनकी बातों को पब्लिक सुनती है, जिनकी बातों को सुनने के लिए पब्लिक आती है, भीड़ जुटती है, तो एक माहौल दिखता है और वो जो मुद्दे हैं वो गर्मी लेते हैं। तो उनमें गडकरी ने जो मतलब जो फडणवीस ने जो जनसभाएं की, उसका स्ट्राइक रेट 89% था। बेहद छोटी उम्र से जो देवेंद्र फडणवीस ने कॉलेज से ही अपनी राजनीति शुरू कर दी थी। ये बात होगी करीब वो 22 साल के थे तब नागपुर में वो पार्षद बने। 22 साल के बाद अगले 5 साल बाद, यानी जब वो 27 साल के हुए तो वो नागपुर के मेयर बन गए। ठीक 2 साल बाद वो विधायक बन गए और उसके बाद 2013 में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस में कुछ देखा, उन्हें लगा कि नहीं, ये जो कार्यकर्ता है या जो नेता है, इसकी बात अलग है, और उन्होंने महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दे दी और वो अध्यक्ष बन गए। 2014 के विधानसभा चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़े गए और तब उन्होंने 122 सीटें बीजेपी को जीत दिलवाई। मतलब बीजेपी 122 सीटों पर जीती उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तब। 65 सीटें उस समय शिवसेना की थीं। तो शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन के द्वारा सरकार बनाई और मुख्यमंत्री कौन बने? देवेंद्र फडणवीस। तो 2014 में पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने
तब उनकी उम्र 44 साल की थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र को दूसरा युवा मुख्यमंत्री मिला जिसकी उम्र 44 साल थी। पहला ऐसा कौन मुख्यमंत्री था? पहला मुख्यमंत्री था, उनमें नाम है शरद पवार का, जिन्होंने 1978 में 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो लेकिन आज देखिए आप कैसे राजनीति का पहिया घूमता है और कैसे सियासत करोड़ बदलती है कि आज एनसीपी, जो अजीत पवार की जो एनसीपी है 41 सीटों पे है और शरद पवार की जो एनसीपी है उसने 10 सीटें लाई हैं। शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाते थे और इतने पुराने और इतने मतलब प्रखर नेता हैं जिनकी सियासत मतलब कहते हैं कि भाई जिस पे निगाह टेढ़ी कर दें तो वो उसकी राजनीति खत्म हो जाती है। ऐसे शरद पवार आज देवेंद्र फडणवीस की सियासी चाल में फंसकर नेपथ्य में है। ये बड़ी बात है। तो गडकरी, ये जो बार बार मेरे मुंह से गडकरी का नाम आ जा रहा है, माफ कीजिएगा, जो फडणवीस हैं, तो फडणवीस के बारे में ये कहा जाता है, जो मैं जिस बात से शुरुआत किया था कि आखिर देवेंद्र फडणवीस ही क्यों, तो जो मैंने शुरू में शेर सुनाया कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौटकर वापस ज़रूर आऊँगा। ये तब की बात है 2019 में जब इनकी सरकार चली गई 80 घंटे के लिए दूसरी बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर जो है महा अघाड़ी की सरकार बन गई और देवेंद्र फडणवीस को पीछे आना पड़ा। तो जो बाउंस बैक करने की जो एटीट्यूड है वो फडणवीस में है। ये बड़ा गिना जा रहा है और बड़ा माना जा रहा है कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने चैलेंज के तहत बाउंस बैक किया और इस चुनाव में विरोधियों को एक अपना दम दिखाया। तो अब आप फर्ज करिए ना कि वो मुख्यमंत्री रहे, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो, वो व्यक्ति महायुति की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गया। इसको कहते हैं खून के घूंट पी लेना। मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री, आपने कई बार तस्वीरें देखी होंगी कि शिंदे बीच में खड़े हैं और बाजू में देवेंद्र फडणवीस खड़े हैं और इस बाजू में अजीत पवार खड़े हैं। तो जो बॉडी लैंग्वेज दिखती थी उसमें लगता था कि देवेंद्र फडणवीस के अंदर एक तूफान चल रहा है, वो एक मौके का इंतजार कर रहे हैं और वो अंदर ही अंदर ये काम कर रहे हैं कि बीजेपी किसी तरीके से महाराष्ट्र में वापस हो और मजबूती से वापस हो। बहुत मेहनत की है, बताया जाता है कि बहुत नहीं बहुत ज्यादा मेहनत की है देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को बैक करने के लिए और महायुति की सरकार बनाने के लिए। तो इनमें एक बड़ी जो अच्छी चीज है वो ये कि किसी भी स्थिति में ये अपना आपा नहीं खोता आदमी, कभी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, मिलाकर चलने वाले हैं हमेशा। दोनों दलों को कितना कठिन होता है कि शिवसेना है, एनसीपी है, फिर उनके बीच में बीजेपी है, उन तीनों को सामंजस्य बनाए रखना। महाविकास अघाड़ी अलग जो है उसमें खुरपैच लगा रही थी कि भाई किसी तरीके से ये यहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाएं। कितने आरोप नहीं लगे देवेंद्र फडणवीस पर, बावजूद इसके उस आदमी ने अपना संयम नहीं खोया और पूरे चुनाव के दौरान बहुत ही संयमित होकर के चुनाव प्रचार किया, संगठन को भी बनाए रखा, संगठन को भी साथ लेकर के रखा, बीजेपी को भी साथ कर रखा और आपस के जो गठबंधन है महायुति उसमें भी कोई बात बिगड़ने नहीं दी।
संजय राउत हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, जाने कितनी बातें कहीं फडणवीस के लिए, लेकिन उस आदमी ने अपना आपा नहीं खोया। उसे मालूम था कि वो वापस आएंगे और आज की वो तारीख है या आज वो समय आ गया, एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी के सबसे नज़दीक खड़े हैं। अब देखिए, मोदी हैं, शाह हैं, ये एट द लास्ट मोमेंट कभी कोई क्या डिसीजन ले लें इसका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो चर्चाएं हैं उसमें ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस तय है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और सार इस वीडियो का यही कि हमें देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं से, उनके एटीट्यूड से सीखना चाहिए कि हार कुछ नहीं होती है। जीत, जो जंग है, वो कभी भी पलटाई जा सकती है और कभी भी सत्ता के शिखर पर दोबारा वापस आया जा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में यदि शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और उनको यदि उनके हिसाब का, जिस तरीके से वो लोग पोर्टफोलियो मांग रहे हैं होम मिनिस्ट्री का, ये सब नहीं हुआ तो कुछ राजनीति और देखने को मिलेगी। क्योंकि शिवसेना में से शिंदे के लिए जो हैं तमाम तरीके के बयान आने लगे हैं कि देखो बीजेपी ने जो है तुम्हें दिखा दिया, आईना दिखा दिया, ये वो फलाने का। तो ये राजनीति है, ये चलेगी, लेकिन इसको भी बीजेपी को साधना पड़ेगा। और यदि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे यकीन है पर्सनली कि वो इसको साध लेंगे और 5 साल बड़ी दमदारी से और बड़े ही सामंजस्य के साथ सरकार चलाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, या कल नहीं तो परसों होगी मुलाकात किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।